हेलो बच्चों, मैं संदीप कुमार आर्य। आज आप लोगों के लिए हाई स्कूल की साइंस का मैं भौतिक विज्ञान से रिलेटेड पहला चैप्टर लेकर आया हूँ। एनसीईआरटी बुक में तो उसमें अलग अलग दिया गया है कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, लेंस, उसके लिए अलग अलग है, लेकिन एक साथ उन्होंने मिक्स कर दिया। लेकिन हम इसको टुकड़ों में थोड़ा सा पढ़ेंगे, बात वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहली बात तो हम प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, इसमें सबसे पहले हमारे पास परिभाषा आती है। हमें पढ़ना है किसके बारे में? प्रकाश। अब जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड पढ़ना है। पहली चीज है प्रकाश, फिर परावर्तन क्या चीज होती है उसको हम आगे पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है, परिभाषा को अच्छे से सुनिएगा बेटा, और आप लोग इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो हम इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देते जाएंगे, और आप उसमें जो भी आप लोगों को समस्या हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिखते जाया करेंगे, तो हम उसका समाधान करेंगे। प्रकाश की परिभाषा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान मतलब देखने के ज्ञान को, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, अर्थात देखने के ज्ञान को जागृत करता है, देखने के ज्ञान की क्षमता प्रदान करता है, वही हमारी क्या है? प्रकाश है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इतनी नॉर्मल आपको परिभाषा याद रख लेंगे, एक बार रिवीजन करवा देते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, और प्रकाश की सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब आते हैं प्रकाश में कि प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, वो प्रकाश के स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके प्राकृतिक स्रोत, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल सोर्सेस, और एक होता है आपका कृत्रिम स्रोत। प्रकाश लाइट के दो पार्ट बताए गए, इसके स्रोत दो प्रकार के बताए गए हैं। एक बताया गया प्राकृतिक स्रोत और एक बताया गया है कृत्रिम स्रोत। वैसे नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, प्राकृतिक जो प्रकृति ने हमें दिया गया वही तो प्राकृतिक स्रोत है। तो प्रकाश के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए उन्हें हम प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। अब देखो प्रकृति द्वारा कौन कौन से हैं। एक सबसे अच्छा प्रकाश का हमारा स्रोत है प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया सूर्य, और दूसरे नंबर के हैं तारे। कई बच्चों के माइंड में चंद्रमा भी आ रहा होगा, उसको हम बताएंगे कि चंद्रमा से प्रकाश नहीं निकलता है। इसके बाद आता है कृत्रिम। कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल किसने बनाया? वो हम आप लोगों ने, मनुष्य ने बनाया है, किसी गणतज्ञ ने बनाया है, किसी वैज्ञानिक ने बनाया है, वो किसी तरीके से तैयार किया गया है, वो कहलाते हैं हमारे कृत्रिम स्रोत। तो प्रकाश के वे स्रोत जो मानव निर्मित होते हैं, अर्थात मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, उन्हें हम कृत्रिम स्रोत कहते हैं। अब कृत्रिम स्रोत बहुत सारे हैं आपके, जैसे सबसे अच्छा तो हमारे पास बल्ब है, सबसे पहले बल्ब का प्रचलन हुआ। दीपक भी है, लालटेन है, मोमबत्ती है, एलईडी है, सीएफएल है, सब ये क्या है? कृत्रिम स्रोत है। ये मनुष्य द्वारा बनाए गए स्रोत हैं। अब आते हैं हम प्रदीप्त वस्तुएं, जिनको हम लुमिनियस बॉडीज कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं, देखिए प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जो दीप्त माने होता है चमक उत्पन्न करना। देखिए कई किताबों में दीप्त वस्तुएं लिखा है, कई किताबों में प्रदीप्त वस्तुएं भी लिखा है। तो प्रदीप्त वस्तुएं, दीप्त माने जो वस्तुएं हमें चमक उत्पन्न करें, अर्थात जो वस्तुओं से हमें प्रकाश उत्पन्न होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। परिभाषा बन गई। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब प्रकाश कहां से हमें प्राप्त होता है? देखिए सबसे पहली बात हमें सूर्य से ही प्राप्त होता है, हमें तारों से प्राप्त होता है, हमें बल्ब से भी प्राप्त हुआ है, दीपक से, लालटेन से, तो ये भी प्रदीप्त वस्तुओं में। लेकिन कुछ लोग कह देते हैं जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ दीपक, जलता हुआ लालटेन, तो बात वही है, जहां से हमें प्रकाश उत्पन्न होगा वही हमारी क्या कहलाती है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो आप इसमें यही उदाहरण लिख सकते हैं, सूर्य, तारे, बल्ब इत्यादि। अब आ जाता है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, अब अप्रदीप्त वस्तुएं आपको बिल्कुल हिंदी से ही समझ में आ गया होगा। अप्रदीप्त, दीप्त वाले चमकने वाली, अदीप्त भी लिख सकते हैं इसको। तो जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी हम बोल सकते हैं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं बल्कि दीप्त वस्तुओं की उपस्थिति में दिखाई देती हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं
कहते हैं। क्योंकि ये अप्रदीप्त वस्तु कब दिखाई देती है? जब तक कोई दीप्त वस्तु विद्यमान नहीं होगी, जब तक हमें अप्रदीप्त वस्तु दिखाई ही नहीं देगी। जैसे हमारे पास पृथ्वी अप्रदीप्त वस्तु है, चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, मेज, कुर्सी, पत्थर, लकड़ी, ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। तो अप्रदीप्त वस्तुओं में आपको क्लियर हो गया होगा, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि दीप्त वस्तुओं की उपस्थिति में दिखाई देती हैं, उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमने बताया आपको, चंद्रमा है, मेज है, कुर्सी। अब एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। जैसे इस समय है, हम एक दूसरे को, हर व्यक्ति को देख पाते हैं। कब देख पा रहे हैं? या तो हमारे वहां पर सूर्य का प्रकाश आ रहा होगा, या वहां पर मोमबत्ती जल रही होगी, या वहां पर बल्ब जल रहा होगा। कुछ ना कुछ तो वहां पर दीप्त वस्तु होंगी। अगर इसको बंद कर दिया जाए, रात के टाइम पे जब सूर्य का प्रकाश नहीं आता है और हमारे घर में लाइट वगैरह नहीं जल रही होती, तो हमें कुछ वस्तु दिखाई ही नहीं देती है। तो क्लियर हो गया होगा, जब तक दीप्त वस्तु विद्यमान नहीं होगी, जब तक हमें अप्रदीप्त वस्तु दिखाई नहीं देती है। अब एक छोटा सा नोट आपको याद रखना है कि जैसे एक शब्द आ गया, ये आ जाता है, पेपरों में पूछा जाता है, निम्न में से अप्रदीप्त वस्तु है, तो पृथ्वी का ऑप्शन आ जाता है, चंद्रमा का ऑप्शन आ जाए। ये तो हमें नॉर्मल पता रहते हैं सब लोगों को, लेकिन इनमें दोनों में कंफ्यूजन रहता है। अब आ जाता है बात कि चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, फिर भी चमकता हुआ दिखाई देता है, ऐसा क्यों? क्या होता है कि चंद्रमा में अपना खुद का प्रकाश नहीं है, लेकिन चंद्रमा सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। इस कारण से चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब इसका प्रैक्टिकली हम आपको बताते हैं। हम लोग वॉच पहने रहते हैं, या हाथों में कोई शीशा ले लेते हैं, दर्पण ले लेते हैं, जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं। और अगर हम कहीं धूप में होते हैं, उस दर्पण को सूर्य की तरफ ले जाकर और किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी वस्तु पर हम ऐसे फोकस कर देते हैं, और उस व्यक्ति के चेहरे पर हम प्रकाश डाल देते हैं। तो क्या वो प्रकाश उस शीशे से निकल रहा है, उस दर्पण से निकल रहा है? नहीं। वो क्या हो रहा है, जो आने वाला सूर्य का प्रकाश है, उस दर्पण से टकरा रहा है, टकरा कर जहां आप भेज रहे हैं वहां पर जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? प्रकाश का परावर्तन। तो अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, फिर भी चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, तो आप बोलोगे चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तु है, परंतु यह सूर्य के आने वाले प्रकाश का परावर्तन कर देता है। इस कारण से चंद्रमा हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। चंद्रमा के अंदर अपना खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है। अब हम बात करेंगे प्रकाश के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण क्या होता है? सबसे पहला गुण तो आप यही लिख सकते बड़ा आराम से, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन देखने में सहायता करता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अब कैसे? आप लोगों ने देखा होगा, कभी हमारे यहाँ गर्मियों के टाइम पर कुछ भी है, कहीं पर जैसे छत वगैरह है, अगर वहां से कहीं से प्रकाश आ रहा होगा तो हमें बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता है जैसे बिल्कुल सीधे जा रहा हो। वो अलग बात है कि प्रकाश आगे चलकर फैल जाता है, वो अभी पढ़ेंगे, आप प्रकीर्णन वगैरह पढ़ेंगे। तो नंबर एक है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, लेकिन देखने में सहायता करता है। दूसरा नंबर है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। अगला है सबसे महत्वपूर्ण, जो पेपर में आने वाला है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, या दृश्य प्रकाश बोलेंगे, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। ये कुछ बुक वाले इसको 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम भी लिखते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण याद रखना है कि दृश्य प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो इतना होता है। एंगस्ट्रॉम तो सब लोग जानते होंगे। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला प्रॉपर्टी इसके बारे में। ये तो आपका दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हो गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण आता है नोट कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। जो हमारा निर्वात में भी प्रकाश गतिमान हो सकता है, और उस निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल की अपेक्षा प्रकाश की चाल तीव्र होती है। इसी कारण से जब बादल गरजते हैं तो बादल गरजने में हमें लाइट पहले चमक दिखाई दे जाती है और उसकी आवाज बाद में सुनाई देती है, क्योंकि इसकी चाल उसकी अपेक्षा ज्यादा होती है। अगला पॉइंट आता है
कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। जिस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। लेकिन जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में आर पार गमन करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। उसका हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे। तो आपको ये 2 पॉइंट एक बार पुनः हम रिवीजन करवाते हैं इसके बारे में। सबसे पहली बात है तो प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन देखने में सहायता करता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य या दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम या 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमने बताया कि यदि कोई प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो प्रकाश का परावर्तन होता है, और यदि कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश में व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण का गुण भी पाया जाता है। तो ये हम लोगों ने पढ़े प्रकाश के गुणों के बारे में। अब आता है अगला प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीन। प्रकाशिक माध्यम है क्या? प्रकाश जिस पदार्थ से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। अब प्रकाशिक माध्यम में उसके गुजरने के हिसाब से, उसमें प्रवेश करने के हिसाब से, उस मार्ग से जाने के हिसाब से इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला इसका है पारदर्शक। देखिए उसमें नाम से स्पष्ट है, ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। पारदर्शक, पारदर्शक आर पार, दर्शक माने देखा जा सके। वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है। वो अलग बात है कि कुछ थोड़ा बहुत रुक जाए, अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शक। इसका उदाहरण क्या है? इसके उदाहरण में आप याद रख सकते हैं, इसमें सबसे अच्छा उदाहरण है आपका निर्वात या वायुमंडल। ये वायुमंडल में वायु देखी चल रही है लेकिन फिर भी हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं क्योंकि ये क्या है? पारदर्शक है, और किरणें जा रही आंखों के द्वारा टकराकर पुनः उसका प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर बन रहा है। तो ये हो गया हमारा क्या? पारदर्शक। दूसरा होता है इसका जस्ट उल्टा, अपारदर्शक। अपारदर्शक क्या कहलाता है? वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार बिल्कुल नहीं निकल पाता है, उसे हम अपारदर्शक कहते हैं। जैसे जितने भी प्रकाश की किरणें आ रही होंगी सब टकरा जाएंगी, वहीं वापस हो जाएंगी या वहीं पर फैल जाएंगी। अगला आता है पारभाषक। पारभाषक वह प्रकाशिक माध्यम जिसमें प्रकाश का आंशिक भाग आर पार निकल जाता है, उसे हम बोलते हैं पारभाषक। जैसे आपका जल, माफ करिएगा, पारभाषक में जैसे घिसा हुआ कांच का टुकड़ा, जल होगा लेकिन कैसा होगा? गंदा जल होगा। और तेल लगा कागज होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी अगर हमारी किसी पढ़ने वाली बुक में या किसी लिखने वाली बुक में, कॉपी में अगर तेल कहीं गिर जाता है तो उतने हिस्सा में अगले वाले पेज का हल्का हल्का सा दिखाई देने लगता है। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बहुत सारी किरणें आ रही हैं, उसमें से आंशिक किरणें आर पार निकल जा रही हैं, तो वो कहलाता हमारा पारभाषक। इसका उदाहरण नहीं बता पाए थे। अपारदर्शक में जिनमें आर पार न निकले, जैसे आप मोटा गत्ता बोल सकते हैं, और आप लकड़ी बोल सकते हैं, लोहा बोल सकते हैं, पत्थर बोल सकते हैं, ये सब के हमारे अपारदर्शक। इतनी परिभाषाओं को हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, प्रकाश किसी समांग माध्यम में, प्रकाश किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजु रेखी मार्ग में जाता है उसे हम प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किसी समांग माध्यम में
एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जिस ऋजु रेखी मार्ग से जाता है उसे हम कहते हैं प्रकाश किरण कहते हैं। अब आता है, इसी से मिलता जुलता आता है प्रकाश किरण पुंज। परिभाषा समझिए, पुंज शब्द आया, पुंज का मतलब होता है झुंड। जब प्रकाश किरणों का एक समूह हो तो उसे हम कहते हैं प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब बात करते हैं हम, ये प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। एक होता आपका अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर मिल रही हों, देखिए डायरेक्शन देखिएगा कहां की ओर है, अंदर की ओर है। जब प्रकाश किरण किसी एक बिंदु पर मिल रही हों तो उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा होता है अपसारी, अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से आ रही हों या किसी एक बिंदु से जा रही हों, तो ये देखिए डायरेक्शन कहां की ओर है, बाहर की ओर। ये हमारा कहलाता है अपसारी। और अगला होता है समांतर प्रकाश। जब कोई प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जा रही हों तो उसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। और एक चीज याद रखिएगा, समान जो भी प्रकाश पुंज होंगे उनकी डायरेक्शन सेम एक ही तरफ होगी, अलग अलग दिशाओं में नहीं होगी। तो ये कहलाता है हमारा अभिसारी, ये कहलाता है अपसारी और ये कहलाता है समांतर। अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बारे में मेन ये परिभाषा में बननी चाहिए, पेपरों में आती भी है। जैसे कोई हमारा कांच का टुकड़ा है, हमने उसमें पॉलिश कर दिया। पॉलिश क्या करते हैं, इसमें चांदी या पारे का लेप करके उसके ऊपर रेड ऑक्साइड का पॉलिश कर दिया जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है, अगर ये पॉलिश नहीं करती तो किरण निकल जाती, वो अलग बात है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, लेकिन आर पार निकल जाती। हमने पॉलिश कर दी है यहां पर। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी मार्ग में उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जो ये आने वाली किरण होती है इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और इसको बोलते हैं हम लोग परावर्तित किरण। रिफ्लेक्शन रे। और ये जहां पर बिंदु पर टकराती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक अगर अविलंब लंब खींच दिया जाए तो उसे हम अविलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं अविलंब। तीन चीजें हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अविलंब। तो परिभाषा तो क्लियर हो गई होगी। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण, तो इसको एक परिभाषा, अगर आपको जब भी परिभाषा लिखने का है तो इसमें पॉइंट कुछ लिख दीजिए। कैसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आते हैं, अगर हम उनको डायरेक्ट पानी दे देंगे तो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा पहले उनको मीठा खिलाएंगे फिर पानी पिलाएंगे तो मजा आता है। यही चीज है, जब प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा पूछी गई है तो हम इसको तो लिखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा और बता देंगे। लिखेंगे हम वहां पर कि आने वाली किरण को या पृष्ठ पर टकराने वाली किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और आपतन बिंदु पर अगर अवलंब खींच दिया जाए तो उसे हम अविलंब कहते हैं। आपतित किरण और अवलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण बोलते हैं, जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम परावर्तन कोण बोलते हैं, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखिए, यहां पर एक चीज हमें याद होना चाहिए कि ये आई और आर ही क्यों लिया गया। हम यहाँ ए भी ले लेते, सी डी ले लेते, एक्स वाई ले लेते, पी क्यू ले लेते, क्योंकि आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपतन कोण।
आपतन कोण का पहला अक्षर आई, इसलिए आई से इन्होंने प्रदर्शित कर दिया गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला अक्षर हो गया रिफ्लेक्शन का, इसलिए इसको आर से प्रदर्शित कर दिया गया। अब एक और है प्रकाश के परावर्तन के नियम। बस आपको नियम और पढ़ना, आसान है, कोई खास नहीं है। पहला नियम कहलाता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम बिल्कुल आसान है कि जो आपतन कोण आई है बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। आज के लिए इतनी ही हमारी क्लास रहेगी, ये पहला पार्ट रहेगा। कल फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक आप इसको याद करिएगा और हम इसके लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिया करेंगे, आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।